यूपीपीसीएस 2023 के आप सभी भावी प्रशासनिक अधिकारियों का देवप्रयागम आईएएस के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में स्वागत है मित्रों। और आज हम बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जो टॉपिक है आपका आपके पदों का क्रम है। देखिए, जब आप यूपीपीसीएस का मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आपको साक्षात्कार जब देना होता है तो उसके पहले आयोग द्वारा आपको पदों का एक क्रम भरने के लिए भेजा जाता है। जैसे यूपीएससी में है उसी प्रकार से यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में भी ऐसे ही है, इसी प्रकार से आपके यूपीपीसीएस में भी है। ठीक है, आज हम पदों के क्रम की चर्चा करेंगे, किस प्रकार के क्रम में आपको पदों को भरना है। मित्रों, यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। यद्यपि इसके पहले मैंने इस पर बताया था तो आप लोगों को आश्चर्य लग रहा था कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, और वो प्राप्त जानकारी ही थी और उस जानकारी को पुष्ट भी कर दिया लोक सेवा आयोग ने। और ये बहुत बड़ा निर्णय है लोक सेवा आयोग का, उन अभ्यर्थियों के लिए है जो मेंस दिए थे और उनका इंटरव्यू में नहीं हुआ है, उनके लिए है। उनको मैसेज भी दिया जा रहा है, उनको ईमेल भेजा जा रहा है। लेकिन ये कंडीशन कब की है? देखिए, आप देखते हैं आपके पदों के सापेक्ष अगर उनको सभी अभ्यर्थी आपके इससे मिल जाते हैं, आपके पदक्रम से मिल जाएंगे, ठीक है, पदों की कुल संख्या के आधार पर अगर मिल जाते हैं तो वो आपसे ही भर देंगे। अगर उनके पास पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, जैसे मान लिया हम आपको उदाहरण देते हैं, जैसे उदाहरण में आपको मान लिया कि कर निर्धारण अधिकारी का है, तो कर निर्धारण अधिकारी के लिए कुछ स्पेशल आपकी रिक्वायरमेंट है आयोग की, जो विशेष रहता है। मान लिया इकोनॉमिक्स है, तो अब इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं अगर उनको मिलते हैं पर्याप्त संख्या में जितना उनको चाहिए, तो तब वो सीटों को वापस नहीं जाने देगा। ये बहुत बड़ा निर्णय है। एज ये कह लीजिए कि एक तरीके से वेटिंग लिस्ट टाइप में उसने दे दिया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी पहल है ये लोक सेवा आयोग की आपके अभ्यर्थियों के हित के लिए, कि वो बड़ी मुश्किल से तो पद आते हैं, पदों का अधियाचन प्राप्त हो पाता है। अब पदों का जब अधियाचन प्राप्त हो गया तो अब उनको उपयुक्त कैंडिडेट्स न मिले, क्योंकि जो मेंस दिए हैं वो भी तो उपयुक्त कैंडिडेट्स हैं। हाँ, एक निर्धारित जो मेरिट जो उनको चाहिए था उतना पर नहीं हुआ, हो सकता है 1-2 नंबर आपका कम रहा हो, 1-2 अंक आपके कम रहे हों, और इसी क्रम में आपको भी आयोग ने क्या कर दिया, एक अवसर दे दिया है कि अगर मेरे पास ये संख्या रहती है अगर पद बचते हैं तो इन पदों में आपको अवसर दिया जाएगा, कोई पद रिक्त नहीं रहने दिया जाएगा। बहुत बड़ी पहल है, सराहनीय कार्य है माननीय लोक सेवा आयोग का, ये एक सराहनीय कार्य है। तो आप इन पदों को भरेंगे कैसे? पदों का क्रम आप कैसे डालें? क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आप देखते हैं कि जब थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो क्या होता है, फिर आपको आजीवन परेशान रहना पड़ता है। आजीवन आप सोचते हैं कि अरे काश हम इस पद के बाद ये पद भर दिए होते, और आपके पास उपयुक्त पर वो भी होता है, ठीक है, आप मेरिट में भी होते हैं, आपके अंक भी अधिक होते हैं, फिर भी आपको क्या होता है, निचला पद मिल जाता है। इसलिए मित्रों, बहुत सोच समझ करके पदों को भरिएगा। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो एक कंफ्यूजन भी आपको है नॉन इंटरव्यू पोस्ट के लिए। देखिए, नॉन इंटरव्यू के लिए कुल 6 पोस्ट है, जिसको हमने एक क्लास में भी बताया था, और यहाँ पर हम आपको हायरार्की बताएंगे कि अगर आप इन सभी पदों के लिए अर्हताओं को धारण करते हैं तो आप कौन कौन सा पद आप रखें अपने पास। आयोग उन लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल के माध्यम से और पुष्टि के लिए भेजने के लिए कहा है जिनके जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो कर निर्धारण अधिकारी, अगर हम सबसे पहले नॉन इंटरव्यू पोस्ट में देखें, देखिए इंटरव्यू देने वाले आपसे भी अभ्यर्थी जिनके पास इसकी अर्हता है, यानी जो डिप्टी जेलर की अर्हता रखते हैं, वो डिप्टी जेलर कहाँ पर भरेंगे उसको मैं बता दूंगा। जो लोग कर निर्धारण अधिकारी की वरीयता रखते हैं उन्हें भी इस पोस्ट को कहाँ भरना है उनको भी बता दूंगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कर निर्धारण अधिकारी अगर आपका है तो ये बहुत अच्छी पोस्ट होती है। नगर निगम में और नगर पालिकाओं में जितने भी टैक्स निर्धारित होते हैं वह सब उन सभी के एक अधिकारी होते हैं। एक होता है मुख्य कर निर्धारण अधिकारी होता है, और इसके अलावा फिर जोन वाइज क्या होते हैं, टैक्स ऑफिसर होते हैं जो टैक्स कलेक्शन करते हैं। तो बहुत अच्छे उनके अंडर में रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो पूरा टैक्स का कलेक्शन करते हैं। बहुत अच्छी पोस्ट होती है, मतलब कुल मिलाकर के मलाईदार पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। ये भी थोड़ा सा दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, लेकिन दबाव प्रेशर तो आपको आज आप अभी तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर भी दबाव प्रेशर है और वहाँ पर भी दबाव प्रेशर रहेगा।
ठीक है। तो वहाँ के दबाव प्रेशर में आप सब कुछ कर लेंगे, ठीक है, अच्छी पोस्ट है कर निर्धारण अधिकारी की। तो आप अगर इस क्रम में अगर भर रहे हैं तो आप जरूर उपकारापाल के ऊपर भरिएगा कर निर्धारण अधिकारी को, ठीक है। हाँ, अगर इसमें अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूंगा यहाँ पर आप कहाँ भरे कर निर्धारण अधिकारी को, अच्छी पोस्ट है ये, ठीक है। फिर उपकारापाल यानी डिप्टी जेलर का है, बहुत ही चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए, बहुत ही चुनौतीपूर्ण जॉब है, चाहे आप पुलिस हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे जो भी जिस रूप में आप हो, आपके लिए चैलेंजिंग जॉब है। महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। आपको नौकरी करना है उत्तर प्रदेश में तो आप कहीं भी किसी भी रूप में कर सकते हैं, ठीक, आपके लिए भी ठीक है। फिर आपका विधि अधिकारी है, विधि अधिकारी पीडब्ल्यूडी, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप इसको भरेंगे, ठीक है। विधि अधिकारी के लिए है, जो लोग लॉ वाले हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। प्राविधिक सहायक भू भौतिकी के लिए है, जो फिजिक्स वाले हैं वो इसको भरेंगे। प्राविधिक सहायक भूतत्व है, इसके लिए भी आपकी स्पेशल डिग्री है। और विधि अधिकारी दिव्यांगजन है। तो अगर आप इसमें लॉ किए हुए हैं तो लॉ अगर किए हुए हैं तो आप अगर तीनों में क्वालिफाई हैं तो आप डिप्टी कलेक्टर भरिएगा, फिर सब रजिस्ट्रार भरिएगा, ठीक है। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक के बाद ही आएगा। उसके बाद हमें लगता है कि 7वें क्रम पर या 8वें क्रम पर आप डालेंगे विधि अधिकारी डालेंगे, और फिर आप विधि अधिकारी पीडब्ल्यूडी डालेंगे, और फिर विधि अधिकारी दिव्यांगजन आप डालेंगे, ठीक है। ये क्रम होगा, ठीक है। तो ये क्रम आप ध्यान रखिएगा। नॉन इंटरव्यू पोस्ट वाले ऐसे लोग जो इंटरव्यू क्वालिफाई किए हुए हैं, ठीक है, इंटरव्यू के लिए जो लोग क्वालिफाई किए हैं उन्हें भी इस पोस्ट को अपने क्रम के निर्धारण में भर देना है। जो लोग मेंस दिए हैं इंटरव्यू के लिए, जिनकी कॉल नहीं हुई है, उन लोगों को भी लोक सेवा आयोग एक अवसर दे रहा है, आपके पास ईमेल जा रहा होगा। तो जिन लोगों के पास ईमेल जा रहा है वह लोग इस पद को इस क्रम में भरेंगे। कर निर्धारण अधिकारी भर देंगे पहले, उसके बाद फिर डिप्टी जेलर बाद में भर देंगे। डिप्टी जेलर के लिए आपके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, आप उसको भर सकते हैं। फिजिकल रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल करते हैं तब आप उसको भरेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा और आप सभी लोगों को इस पोस्ट को भरना है। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपका जो पदक्रम है वो डिप्टी कलेक्टर होता है। सबसे पहले आप क्या भरेंगे, नंबर 1 चॉइस आपकी क्या होगी, डिप्टी कलेक्टर होगी। अब देखिए यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। डिप्टी कलेक्टर क्यों भरना चाहते हैं, पहले आप डिप्टी कलेक्टर ही आपने क्यों भरा है, डिप्टी कलेक्टर पद पर आप क्यों जाना चाहते हैं, पहला क्रम आपने क्यों भरा है। तो इस तरह के ढेर सारे प्रश्न यहाँ से पूछे थे। डिप्टी कलेक्टर के क्या कार्य हैं, एसडीएम और डिप्टी कलेक्टर में क्या अंतर है, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है, ढेर सारे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एसडीएम की क्या भूमिका होती है, चुनाव में क्या भूमिका होती है, पंचायती राज, बहुत ढेर सारे कार्य हैं, बहुत ढेर सारी भूमिकाएं हैं। अब प्रश्न होता है ये प्रश्न आपको मिले कहाँ। इस प्रश्न को जानने के लिए आप हमारे इंटरव्यू की क्लास को ज्वाइन कीजिए। इंटरव्यू की क्लास में हम इस पर पूरा आपको पोस्ट देते हैं, आपके साथ चर्चा किए हुए हैं सारे कि डिप्टी कलेक्टर एसडीएम में क्या अंतर है। इन सभी में हम बहुत विधिवत तरीके से इसको बताए हुए हैं, इनके पदक्रम बताए हुए हैं, पूरा पदानुक्रम बताएं। हालांकि हम इसमें भी आपके साथ थोड़ी बहुत चर्चा करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन ये जब क्रम आएगा तब चर्चा करेंगे। वहां पर आपको एक रेगुलर क्लास मिल रही है, बड़ी ही सुव्यवस्थित क्लास है, तो आप उस सुव्यवस्थित क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो डिप्टी कलेक्टर आपको अब यहाँ से इसकी पूरी आपको, अब आपको यहाँ क्या करना है, इसका कार्य तैयार करना है, इसकी हायरार्की तैयार करना है, इस पद की हायरार्की क्या क्या है ये सब आपको तैयार करना है, ठीक है। इनको आप तैयार करें। उसके बाद फिर अगर आप सब रजिस्ट्रार, अगर आप लॉ किए हुए सब रजिस्ट्रार के अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इसके बाद सब रजिस्ट्रार जरूर भर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब है, आप जानते हैं बहुत अच्छी जॉब है ये। सब रजिस्ट्रार निबंधक जो होता है, सहायक निबंधक जो होता है, ये जहाँ बैनामा होती है, रजिस्ट्री होती है, उसका प्रभारी होता है, रजिस्ट्री कार्यालय का प्रभारी होता है। इसी की देख रेख में, इसी के हस्ताक्षर से आपकी जमीन के की जो बिक्री होती है, जो रजिस्ट्री होती है, इसी के हस्ताक्षर से होती है। तो आप समझ रहे होंगे, देखे भी होंगे, कभी रजिस्ट्री करवाने गए होंगे तो आप देखे होंगे कितनी शानदार जॉब होती है। बहुत ही आराम से बैठा होता है और फिर क्या पूछना है, लोग आते हैं बैनामा कराने, बैनामा करते हैं चले जाते हैं, बड़ी भीड़ होती है, बस सब आता है, केवल हस्ताक्षर करता चला जाता है, बाकी तो उसका सब कुछ निर्धारित है, बाकी हम नहीं कहेंगे, आप समझ ही रहे होंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी शानदार जॉब है मित्रों, बेहतरीन जॉब है। हाँ, अब आप सर्विस में जाएं, ईमानदारी निष्ठापूर्वक कार्य करते रहें। हाँ, ईमानदारी नहीं रखेंगे, निष्ठा नहीं रखेंगे, सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे, सिस्टम के अपोजिट चलेंगे तो फिर तो परेशान होना ही पड़ेगा, जैसा कि ढेर सारे लोग परेशान हैं भी, बहुत लोग सस्पेंशन भी हो जाता है। तो आप अगर ईमानदारी से कार्य करेंगे, अच्छे से कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी जॉब है, राजा की जॉब होती है, ठीक है। अब आप
और जानने के लिए जब आप भरेंगे, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप जान ही जाएंगे, बहुत अच्छी जॉब होती है। तो आप सेकंड नंबर पर आप इसको भरिए, सब रजिस्ट्रार भरिए। तीसरे नंबर पर आप पुलिस उपाधीक्षक भरिए। अगर सब रजिस्ट्रार नहीं भरे तो दूसरे नंबर पर आप पुलिस उपाधीक्षक भरिए। डिप्टी एसपी, आप जानते हैं कि इस समय एसीपी के रूप में इनको चार्ज दिया जा रहा है और इनके पास लैंड ऑर्डर आ गया है। एसडीएम की तो बहार हो गई है। एसडीएम क्या हो गए हैं? एसडीएम की बहार हो गए, बैठे हैं एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट बनकर के जिले के स्तर पर बैठे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन डिप्टी एसपी तो क्या पूछना है, जहाँ भी है पूरे रौब के साथ है, रुतबे के साथ है, पावर के साथ है। कुल मिलाकर के अच्छी पोस्ट है। अब तो चूंकि मजिस्ट्रेटीय कार्य मिल गए हैं तो अब तो बेहतरीन हो ही गया है, इसलिए आपको हमारे ख्याल से सेकंड नंबर पर तो आपको डालना ही है भाई। डिप्टी एसडीएम एसडीएम होता है, डिप्टी कलेक्टर होता है, ठीक है, डिप्टी एसपी होता है। फिर भी चार्म जो है, वर्दी का चार्म जिसको होता है, वो लोग इसको पहले क्रम में भी डालते हैं, लेकिन सेकंड क्रम पर ही ठीक है आपको भरना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम आपको बताएंगे इसका पदानुक्रम क्या है, इसका पदक्रम क्या है, इस पोस्ट का इसके पदक्रम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, फिर इसके कार्य पूछे जाते हैं, इसकी चुनौतियाँ पूछी जाती हैं। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको हमारी रेगुलर क्लास में मिलेगा। इस क्लास के लिए आप हमारे DPIS यूट्यूब चैनल को तो शायद जुड़े ही हैं, सब्सक्राइब भी किए होंगे, जुड़े भी होंगे, लेकिन देवप्रयागम IAS ऐप से जुड़ करके आप इस पूरी क्लास को रेगुलर तरीके से कर सकते हैं। सारी क्लासेस सब कुछ बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से बताया जा रहा है। तीसरा कोषाधिकारी, ट्रेजरी ऑफिसर, स्टैंडर्ड बाबू कहते हैं इसको, बहुत बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी शानदार जगह। अगर आपको चाहते हैं जिंदगी में सुकून रहना चाहते हैं, आराम से परिवार को समय देना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं, तो आपको कोषाधिकारी बहुत अच्छी जॉब है। फिलहाल आप जब तक ट्रेजरी में होते हैं बहुत अच्छा है, इसके अलावा भी आप जो है अन्य विभागों में भी आपका ट्रांसफर होता रहता है, आप जाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको लेखाधिकारी बना दिया जाता है, कई विभागों में आप जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अच्छा है, अच्छी जॉब है ये। CTO हो जाते हैं तो भी बहुत अच्छी जॉब हो जाती है, बहुत अच्छा हो जाता है, प्रमोशन भी ठीक है। कुल मिलाकर कोषाधिकारी ट्रेजरी ऑफिसर की जॉब आपकी अच्छी है। इसको लेखाधिकारी, आप लेखाधिकारी के रूप में भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो हम जानेंगे इसके भी पदक्रम जानेंगे, इसकी चुनौतियाँ जानेंगे, ठीक है। तो डिप्टी कलेक्टर हो गया, पुलिस उपाधीक्षक हो गया, कोषाधिकारी हो गया, सहायक श्रमायुक्त, ठीक है, ये सहायक श्रमायुक्त हैं। अब जिले स्तर पर होते हैं, आप जानते हैं सहायक श्रमायुक्त की जॉब भी बहुत अच्छी है, क्योंकि आने वाले समय में आपने देखा कि सहायक श्रमायुक्त को श्रम विभाग से जुड़े हुए, जैसे ही आपका न्यू लेबर कोड अगर लागू कर दिया जाता है तो भी इसके पावर बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, ठीक है। न्यू लेबर कोड के बारे में भी सरकार ने अपना मन बना ही लिया, हो सकता है आने वाले समय में सरकार न्यू लेबर कोड को भी लागू कर दे, तो बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का ऑफिसर होता है और सारे विभागों से जुड़ा रहता है सभी को। अब जैसे इजराइल में, इस समय इजराइल में श्रमिकों की कमी है, वहाँ पर चाहिए श्रमिक चाहिए। अब उसने भारत सरकार से मांगा, भारत सरकार ने सारे राज्यों से मांगा है, राज्य सरकार ने अपने श्रम विभाग से मांगा। अब श्रम विभाग में जितने भी अधिकारी इस समय नौकरी ढूंढने वालों को, श्रमिकों को इजराइल भेजने के लिए उनका पंजीकरण करवा रहे हैं। तो ये है, कितना बड़ा कार्य होता है, इतनी बड़ी भूमिका होती है। जेल अधीक्षक, अच्छी पोस्ट है, आप जानते हैं जेल अधीक्षक जो है जेल सुपरिटेंडेंट होता है, सारी चैलेंज उसके पास होती है, प्रभारी होता है। और जिले में जेल प्रशासन में सुधार, जेल प्रशासन में जो भी आपके कैदी होते हैं, कैदियों के साथ कैसे मानवीय व्यवहार किया जाए, और कितने भी राजनीतिक कैदी कौन हैं, पावरफुल कौन आतंकी कैदी हैं, कौन किस प्रकार के हैं, इनको सबको रैंकिंग दिलाने में भी ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ सीधे इसका जुड़ाव रहता है। साथ ही साथ जिला जज से भी इसका जुड़ाव बना रहता है। तो बहुत अच्छी पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है आपकी। एज ए इक्विवेलेंट ये SP के देखा जाए तो एज ए इक्विवेलेंट है तो ये राज्य की पोस्ट है, लेकिन एज ए इक्विवेलेंट ये IPS के हो जाती है, तो अच्छी पोस्ट है जिला सुपरिटेंडेंट की, और इसकी दोनों की बहुत अच्छी पोस्ट है। हालांकि आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पदों की अगर संख्या देखें तो पद अगर हम देखें, जैसे कोषाधिकारी में कुल 17 पद है, तो 17 पद में 9 जनरल के लिए है, बाकी जो है अनुसूचित जात के लिए है, अनुसूचित जनजात के लिए नहीं है, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है। और अधीक्षक कारागार के लिए हम देखें 3 पोस्ट है, इसमें जनरल के लिए नहीं है, 3 पोस्ट है, जिसमें से अधीक्षक कारागार के लिए केवल अनुसूचित जात के लिए 1 पोस्ट है और OBC के लिए 2 पोस्ट है।
ठीक है, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट है ये ध्यान रखिएगा। आते हैं डीएसओ, जिला पूर्ति अधिकारी। अब आप जानते हैं कितनी शानदार पोस्ट होती है, ये भी जिला स्तर का अधिकारी होता है। सारे राशन इसी के अधिकार में होते हैं, किस पूरे जिले में पूरी आपूर्ति सही तरीके से चलती रहे, इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? डीएसओ की होती है। तो अच्छी पोस्ट है ये भी, आप देखेंगे तो बहुत शानदार पोस्ट है। और अगर हम देखें इसमें कुल पदों की संख्या को देखें तो जिला पूर्ति अधिकारी में केवल 1 पोस्ट है, और वो केवल जो है अन्य पिछड़े वर्ग के लिए है। केवल 1 पोस्ट है, वो भी ओबीसी के लिए है, जनरल के लिए नहीं है, एससी के लिए नहीं, केवल ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है। तो इसको भी केवल ओबीसी वाले भरेंगे, ठीक है, केवल 1 पोस्ट है। तो डीएसओ हो गया, जेल अधीक्षक हो गए, सहायक श्रमायुक्त हो गए। हमारे ख्याल से क्रम आपका बिल्कुल सही है, इसी क्रम में आप भरिएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं, फिर है यात्री एवं मालकर अधिकारी, इसको आप जीटीओ पीटीओ कहा करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी पोस्ट है, ये भी अच्छी पोस्ट है। और इनका जो प्रमोशन होता है वो सीधे एआरटीओ पर जाते हैं। जब प्रमोशन होगा तो एआरटीओ जाएंगे, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। और आपकी ठीक ठाक, आप समझ रहे होंगे किस आधार पर मैं कह रहा हूँ, उस आधार पर भी ये ठीक ठाक पोस्ट है। कुल मिलाकर के सम्मानजनक है। और आप देखेंगे कि इसमें कुल 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट जनरल के लिए है, ठीक है। यात्री मालकर अधिकारी की 2 पोस्ट है और दोनों पोस्ट केवल जनरल के लिए है, इसमें एससी या ओबीसी की नहीं है। ये 2 पद है और ये केवल जो है जनरल कैटेगरी के लिए है। अब जो जनरल के लिए है तो उसको खैर भरने वाले आप भर सकते हैं, ओबीसी वाले भी भर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो जाएगी जनरल के खाते में। अगर आपकी बहुत अच्छी मेरिट हो गई तो जो अगर आप ओवरलैप होकर के जा रहे हैं तो फिर आपको मिल सकती है, ठीक है। फिर आपका आता है जिला होमगार्ड कमांडेंट, ये भी आपकी अच्छी पोस्ट है। अभी आपने देखा बहुत ही चर्चा में रहे हैं जिला होमगार्ड कमांडेंट साहब, तो अच्छी पोस्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल की पोस्ट है। और आप समझ लीजिए कि अच्छी पोस्ट है। हालांकि अब जब से होमगार्डों के लिए सरकार ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया है, थोड़ा सा प्रभावित हुआ है ये, लेकिन फिर भी देखा जाए तो सम्मानजनक पोस्ट है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें आप देखेंगे कुल 1 ही पोस्ट है, जिला होमगार्ड कमांडेंट के लिए 1 ही पोस्ट है, वो जनरल के लिए है। कुल 1 पद है, वो भी जनरल के लिए है, ठीक है। ये हो गया, तो ये तो खास पोस्ट थी। अब इसके अलावा आप देखते हैं जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी है। हाँ, अगर आप देखते हैं आप लोग, तो अगर यहाँ देखिए, अगर आप हैं डिप्टी जेलर भर रहे हैं तो आप डिप्टी जेलर यहाँ पर भरेंगे, जिला कमांडेंट के नीचे डिप्टी जेलर को भर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उसके नीचे पूरा रखिएगा। कर निर्धारण अधिकारी को हमने बताया, कर निर्धारण अधिकारी को आप लोग ऊपर भरेंगे, ठीक है। हालांकि वो नॉन पोस्ट है, नॉन इंटरव्यू पोस्ट है, लेकिन आप क्रम आपका वो दिया जाएगा तो आप उस क्रम में वहाँ भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा है आपका पदों का क्रम रहा है। उसके बाद फिर आप जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला दिव्यांगजन कल्याण अधिकारी हैं, तो आप इनको पोस्ट भर देंगे। उसके बाद जो जिस पदों के लिए आप एलिजिबल हैं उनको भर दीजिएगा। मित्रों, ये है आपके पदों का क्रम, बहुत सही पदों का क्रम है, बहुत सोच समझ करके हमने इसको बताया है, पिछले 15 सालों से बताते रहे हैं। जो लोग नहीं मानते हैं अपने मन से भरते भी हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अनुसार ही भरिए, आप अपने अनुसार भरेंगे, लेकिन हमारे क्रम कभी कभी लोग कहते हैं कि सर वो आपने बताया था लेकिन हमने ऐसा भर दिया, उन्होंने बता दिया था, फिर सर क्या बताएं, अच्छी मेरिट थी फिर भी हमारा इसमें हो गया। इसकी भी कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसको इस रूप में करते रहेंगे, अच्छा रहेगा और बेहतरीन रहेगा, आप इसको अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, ठीक है मित्रों। तो ये रहा पदों का क्रम, रही पदों की हायरार्की रही, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंस रहा आपका। ये पोस्ट प्रेफरेंस जो है आपको आयोग के सामने, ठीक है, आपको बताना होता है। कम से कम 5 पोस्ट प्रेफरेंस को पूछ लेते हैं, पदों का क्रम आपने क्या भरा है, ठीक है। और इस पदों के क्रम को आपको इसी क्रम में बताना होगा। और फिर पूछते हैं इन पदों के बारे में, इनके पदों के बारे में, इनके कार्य पूछ सकते हैं, भूमिकाएं पूछ सकते हैं, चैलेंज पूछ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं, तो आपको उनको सबको क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, ठीक है। और इन सभी के लिए आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ आप जुड़ सकते हैं। इंटरव्यू प्रोग्राम में आपको अभी जो मिल रहा है, ये क्लासेस पूरी मिल रही हैं, 5 और 6 बुकलेट के माध्यम से संपूर्ण क्लासेज आपको दी जा रही हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पूरी क्लासेज आपको बुकलेट 1, 2, 3, 4 आप
आपकी ऑनलाइन क्लासेज में पूरा आप लगभग क्लासेज हो रही हैं और हो भी चुकी हैं। तो आप यहाँ पर भी आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी। इन सारी क्लासेज को प्राप्त करने के लिए साथ ही साथ मॉक इंटरव्यू के लिए 27 तारीख से हमारा पैनल बैठेगा मॉक इंटरव्यू के लिए। 27 तारीख से मॉक इंटरव्यू पैनल के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपना टाइम शेड्यूल निर्धारित कर सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के लिए। तो मित्रों, ये रहा है हमारा इंटरव्यू का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम के साथ आप जुड़ने के लिए DPIS यूट्यूब चैनल पर सदैव बने रहिए। साथ ही साथ देवप्रयागम IAS ऐप को भी आप डाउनलोड कर लीजिए, और आपकी क्लासेज लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों फॉर्म में आपको क्लासेज मिल रही हैं। आप इस क्लास को रेगुलर करके अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, और अपनी कमियों को, जो पिछली बार में आपने कितनी कमियां की हैं, उनको आप सुधार सकते हैं। अगर आप पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आप ज़रूर क्लास को कीजिए। कई बार इंटरव्यू दे चुके हैं तो भी आप कीजिए, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ कमियाँ रखी हैं। मित्रों, आखिर आना ही पड़ता है, तो क्यों ना पहले क्रम में ही, पहली बार में ही आप सफलता ले लें, और सफलता के क्रम में आप देखेंगे पिछले 20 सालों का जो अनुभव है, वो अनुभव आपके सिर चढ़ करके बोलता है। इसलिए आप भटकाव से बचें। दुनिया भर की बातें आपके सामने आती रही होंगी, आप उन भटकाव से बचिए, और सीधे आपके लिए एक सबसे सीधा मार्ग है, वो क्या है? देवप्रयागम IAS। आइए, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में।